प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के अपराध संबंधी विचार। क्या? शुक्र के अपराध संबंधी विचार। डियर स्टूडेंट्स, शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत अपराध से संबंधित विवरण को या अपराध से संबंधित विचारों को अपराध, पद एवं छल के रूप में प्रस्तुत किया है। क्या? अपराध, पद एवं छल के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने अपराध, पद एवं छल की जो संख्या बताई है वो 10, 22 और 50 बताई है। इसी के साथ में इन्होंने शुक्र नीति सार में स्पष्ट रूप में ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति के अपराध के आधार पर ही अपराध की अधिकता या अल्पता के आधार पर राजा के द्वारा उसे दंडित किया जाए। और जो ये अपराध बताए गए हैं शुक्र के द्वारा, इन अपराधों के संदर्भ में जनता के द्वारा मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। स्वयं राजा के द्वारा भी मुकदमे अर्थात व्यवहार दर्ज किए जा सकते हैं। इसी के साथ में इन्होंने अपराधों का वर्गीकरण भी किया है, और वर्गीकरण जब इन्होंने किया है तो वर्गीकरण करते करते वास्तविक रूप में अपराधों की जो संख्या हो जाती है वो 92 हो जाती है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको क्रमशः एक एक अपराध के बारे में बतलाऊंगा। वैसे इन्होंने कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसर्गिक अपराध मुख्यतः बताए। मतलब मूल जो अपराध हैं शुक्र ने 4 बताए हैं। इन 4 अपराधों के आधार पर ही इन्होंने वर्गीकरण किया है, और इतना लंबा चौड़ा वर्गीकरण किया है कि इनकी संख्या 92 हो जाती है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये किसी न किसी रूप में कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि शुक्र के अपराध, पद एवं छल से संबंधित विचारों को स्पष्ट कीजिए, या इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न यदि पूछा जाता है तो बहुविकल्पीय प्रश्न अपराध, पद एवं छल के बारे में किसी न किसी रूप में अवश्य ही पूछा जाता है। यहाँ यदि आप चाहें तो अपराध का जो मैं वर्गीकरण करूँगा उस वर्गीकरण के ऊपर आप अच्छे से डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम का तरीका हम आपको बता देंगे। चलिए बेटा, अब हम एक एक बात को शुरू करते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। देखिएगा बेटा, सबसे पहले तो आपकी नोट करना है कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? शुक्र का। शुक्र की रचना का क्या नाम है? शुक्र नीति सार। शुक्र नीति सार में कितने अध्याय हैं? 4, है ना। एक इसकी खिल नीति भी है, जिसको कि कुछ विद्वान 5 अध्याय बोल देते हैं, लेकिन ये गलत बात है। अध्याय केवल 4 ही है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। इसमें वर्तमान समय में जो श्लोक पाए जाते हैं वो 2200 श्लोक पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं शुक्र के अपराध संबंधी विचार। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि अपराध संबंधी विचारों को इन्होंने अपराध, पद एवं छल के रूप में प्रस्तुत किया है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने प्रारंभ में ही अपराध, पद और छल नोट कर दिया है। चलिए, शुक्र ने अपराध संबंधी विवरण को अपराध, पद एवं छल के रूप में प्रस्तुत किया है। बेटा नोट करेंगे, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि विद्यार्थी इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि सर आप अपराध से संबंधित विचार समझा रहे हैं, लेकिन इसमें पद और छल कहाँ से आएगा? तो बेटा इन्होंने अपराध संबंधी विचारों को अपराध, पद और छल के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, और आधुनिक दृष्टि से इस संपूर्ण विवरण में अपराध के साथ ही पाप का भाव निहित है। जरा नोट करें यहाँ, मतलब इन्होंने जो ये विवरण दिया है अपराध, पद और छल का, तो इसमें क्या है? अपराध मतलब विधि उल्लंघन, अपराध मतलब विधि उल्लंघन, कानून का उल्लंघन, है ना। कोई व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करता है तो उसे कानून का उल्लंघन कहा जाता है। कानून का उल्लंघन मतलब अपराध। तो अपराध मतलब विधि का उल्लंघन के साथ ही पाप, पाप मतलब धर्म उल्लंघन, पाप मतलब धर्म उल्लंघन का भाव निहित है। अर्थात वास्तविक रूप में शुक्र ने जो ये अपराध
की चर्चा की है शुक्र नीति सार में, उसमें अपराध और पाप या विधि उल्लंघन और धर्म उल्लंघन इन दोनों के भाव निहित है। आप ऐसे भी कह सकते हैं अपराध और पाप का भाव निहित है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं विधि या कानून का उल्लंघन और जो है धर्म का उल्लंघन, इन दोनों का भाव निहित है। शुक्र ने जो अपने अपराध संबंधी विचार दिए इसमें दोनों भाव निहित है। कौन से दोनों भाव? विधि का उल्लंघन मतलब कानून का उल्लंघन और धर्म का उल्लंघन, या अपराध का जो है और इसके साथ में जो है पाप का भाव इसमें निहित है। और यह जो विवरण है प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुरूप है, ठीक है। और शुक्र ने अपराध, पद एवं छल की संख्या क्रमशः 10, 22, 50 बताई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन में अक्सर ही पूछ लिया जाता है। तो अपराध 10, पद 22 और छल की संख्या 50 बताइए, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम क्रम से। देखिएगा बेटा, उनका मत है अर्थात शुक्र का मत है कि इन सभी अपराधों, पदों एवं छलों के बारे में मुकदमे की पहल, मुकदमा अर्थात व्यवहार भी बोलते हैं इसको, मुकदमे मतलब व्यवहार, मुकदमे की पहल प्रजाजन द्वारा, जनता के द्वारा की जा सकती है, किंतु राजा अर्थात राज की पक्ष, राजा चाहे तो वह भी इस बारे में मुकदमे की पहल कर सकता है। राजा के द्वारा ही मुकदमे की पहल की जा सकती है, मतलब राज के पक्ष के द्वारा भी मुकदमे की पहल की जा सकती है। और इसी के साथ में यह स्पष्ट है कि शुक्र ने दस अपराधों के अलावा अन्य अनेक अपराधों का भी उल्लेख किया है। मतलब इन्होंने 10 अपराधों का उल्लेख तो किया है, इसके अलावा और भी अपराध है जिनका इन्होंने उल्लेख किया है। जो 10 अपराध इन्होंने बताए हैं जिसका उल्लेख किया है, ये 10 अपराध हम आपको क्रम से बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे अपराध। 3 बातें होगी ना, अपराध, पद और छल। तो पहले ले रहे हैं हम अपराध। तो अपराध कितने बताए इन्होंने? 10। तो शुक्र नीति सार में वर्णित 10 अपराध कौन कौन से हैं, इनके नाम नोट करेंगे, है ना। कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई शुक्र ने शुक्र नीति सार में अपराधों की संख्या कितनी बताई है, तो कितनी बताई बेटा? 10। क्रम से नोट करेंगे। पहला है राजाज्ञा का उल्लंघन, मतलब राजा के द्वारा जो आदेश दिया जाए, जो आज्ञा दी जाए, उसका यदि उल्लंघन किया जाता है तो वह राजाज्ञा का उल्लंघन का अपराध कहलाता है। दूसरा है स्त्री की हत्या, ठीक है, महिला की हत्या। तीसरा है वर्ण संकरता। चौथा है परस्त्री गमन, दूसरी स्त्री से संसर्ग करना। पांचवा है चोरी करना। छठा है पर पुरुष से गर्भधारण करना, पर पुरुष से गर्भधारण करना, मतलब किसी महिला के द्वारा दूसरे पुरुष से संसर्ग करके और गर्भधारण करना। सातवां कठोर वचन बोलना, अति कठोर वचन बोलना। आठवां है अनुचित बातें कहना, मतलब अश्लील शब्दों का प्रयोग करना। नौवां है कठोर दंड देना, ठीक है बेटा। और 10वां है गर्भपात कराना, मतलब जब महिला के पेट में बच्चा हो उसको गिरा दिया जाए तो इसको गर्भपात बोलते हैं, ठीक है। तो ये 10 अपराध इन्होंने बताए हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है वो ये है कि ये जो 10 अपराध हैं राज्य, समाज, नैतिकता व धर्म के विरुद्ध अपराध हैं, ठीक है। और इसी के साथ में शुक्र की तथा नारद ने भी इन 10 अपराधों की गणना की है, ठीक है। मतलब शुक्र की तरह नारद ने भी इन 10 अपराधों की ही गणना की है। किसने? नारद ने, ठीक है। चलिए अब पहला जो बात आई थी हमारी अपराध की क्लियर होगी। दूसरा लेते पद। शुक्र ने कुल 22 पद बताए हैं जो दंडनीय हैं, किंतु इन 22 पदों में 10 अपराध शामिल हैं जिनका हमने ऊपर उल्लेख कर दिया है। इस प्रकार शेष 12 पद रह गए, ठीक है। मतलब 22 पद में 10 अपराध भी सम्मिलित हैं। 10 अपराध हमने बता दिया आपको, पीछे बच गए 12 है। तो 12 जो हैं वो ये 12 क्रम से हम आपको बताएंगे। पहला है उत्तेजना फैलाना या पशु आदि पर तीव्र चोट करके आतंक पैदा करना, ये भी अपराध होगा। फसल नष्ट करना ये अपराध है। गृह आदि में आग लगाना अपराध।
राजद्रोह अपराध, राज चिन्ह नष्ट करना या जाली मुद्रा बनाना ये अपराध है। 6ठे नंबर पर राजा की गुप्त मंत्रणा को प्रकट करना। राजा किसी भी जगह गुप्त मंत्रणा करता है और उसकी गुप्त मंत्रणा को यदि प्रकट कर दिया जाता है, उस रहस्य को खोल दिया जाता है, तो ये भी एक अपराध है। बंदियों को खोलकर भगाना, बंदी जो कारागार में होते हैं उनको खोल करके भगाना, ये भी अपराध है। अन्य किसी की वस्तु या संपत्ति को बेचना। राज की डुग्गी या सार्वजनिक घोषणा कार्य में बाधा डालना। 10वां है लावारिस मतलब स्वामीहीन वस्तुओं पर अपना स्वामित्व बताना। 11 है राजा के कर आदि को रखना। और 12 है राज के धन के विभिन्न अंगों विभागों को काटना। तो 12 ये हो गई और 10 मैंने पीछे बता दी, तो ये टोटल 22 हो गए। ठीक है। इसके बाद में शुक्र द्वारा बताए पद मूलतः ऐसे दंडनीय अपराध हैं जो राज्य अथवा राष्ट्र या राजनीतिक समाज के प्रति किए जाते हैं। मतलब ये 22 जो है अपराध हो गए। ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर लेंगे छल। शुक्र नीतिशार ने दंडनीय अपराधों के रूप में 50 प्रकार के छलों का उल्लेख किया है। कितने प्रकार के? 50 प्रकार के छल। शुक्र ने इन छलों को राजा के समीप रहकर अर्थात राजा के प्रति किए गए दोष अपराध माना है। इनमें से अनेक छल राजा, नामधेय व्यक्ति, शासक के प्रति उदारता, अशिष्टता, अपमान प्रकट करने संबंधित है, किंतु अनेक जो छल हैं ऐसे भी हैं जिन्हें संपूर्ण समाज व राज्य के प्रति किए गए अपराध माना जा सकता है। जैसे घरों, मार्गों, जलाशयों आदि को नष्ट करना, परिखा को पाटना। शुक्र का छल संबंधी विवरण वास्तव में राजा नामक व्यक्ति के साथ ही राजनीतिक व सामाजिक नैतिकता के प्रति व्यक्ति के कपट, दुर्भाव, अशिष्टता व धूर्तता संबंधी अपराध को प्रकट करता है। ठीक है। तो ये एक प्रकार से धूर्तता, अशिष्टता, दुर्भाव और कपट आ जाता है इसमें। यस, 3 बातें होगी। अब चूंकि हमने आपको पहले कहा था कि अपराध का जो वर्गीकरण है इसको हम अलग से समझाएंगे। शुक्र ने जो अपराधों का वर्गीकरण किया है, विशेष कंपटीशन में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और स्नातक स्तर की परीक्षाओं में, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई शुक्र ने मूलतः अपराधों के कितने प्रकार बताए, उनके नाम लिखिए। और निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि शुक्र के अपराध संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो उसके अंतर्गत आपको अपराधों का पूरा वर्गीकरण नोट करना होगा। यहाँ मैं वर्गीकरण का तरीका बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसमें पूरा चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। कैसे मैं तरीका बताऊँगा। चौथा तैयार करें यहाँ अपराधों का वर्गीकरण। शुक्र ने सभी प्रकार के अपराधों को मूलतः 4 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में बांटा है। सबसे पहले तो देखो, इसने सभी प्रकार के जो अपराध है ना, सब प्रकार के अपराध, कोई भी अपराध है, पीछे हमने आपको 22 प्रकार के अपराध बताए हैं, तो सभी प्रकार के अपराधों को इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो 4 भागों में बांट दिया है। 4 भाग कौन कौन से? कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसर्गिक। नोट करें, कायिक, मानसिक, वाचिक, सांसर्गिक। हो गया। अब देखो, कायिक अपराध शरीर से किया गया अपराध है। नंबर 1 कायिक, काया शरीर, कायिक अपराध शरीर के द्वारा किया गया अपराध है। वाचिक अपराध वाणी द्वारा किया गया अपराध है। वाचिक, वाणी के द्वारा, जैसे किसी कठोर शब्द बोल देना। मानसिक अपराध मन द्वारा किया गया अपराध है, मन के द्वारा अपराध। और सांसर्गिक अपराध किसी के साथ मिलकर अथवा सहयोग से किया गया अपराध। किसी के साथ मिलकर अथवा सहयोग से जो अपराध किया जाता है उसको सांसर्गिक अपराध कहते हैं। तो ये 4 अपराध हो गए मूलतः, कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसर्गिक। क्लियर? चलिएगा, अब इसके बाद में इसके वर्गीकरण को समझेंगे बेटा। अब जो ये 4 प्रकार के अपराध बताए इन्होंने, कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसर्गिक, ठीक है। अब शुक्र ने क्या किया है, पुनः इनमें से प्रत्येक अपराध के 2 प्रकार बताए हैं। मतलब जो 4 के 4 अपराध हैं, कायिक, काया के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाचिक, वाणी के द्वारा, मानसिक, मन के द्वारा, सांसर्गिक, किसी व्यक्ति के सहयोग के द्वारा। तो इन चारों अपराधों को शुक्र ने
फिर पुनः दो प्रकार के बताए, दो प्रकार के, जैसे कायिक के दो प्रकार हो गए, वाचिक के दो, मानसिक के दो, सांसर्गिक के दो। जैसे बुद्धिकृत तथा अबुद्धिकृत, मतलब जैसे हम लेंगे कायिक अपराध, काया के द्वारा, शरीर के द्वारा जो अपराध किया जाता है उसको शुक्र ने दो भागों में बांट दिया है, क्या क्या, बुद्धिकृत तथा अबुद्धिकृत। तो प्रथम जो बुद्धिकृत होता है वो जानबूझकर किया गया अपराध है, और द्वितीय जो अबुद्धिकृत है वह अनजाने में किया गया अपराध है। तो इसी प्रकार से देखो, अब बुद्धिकृत और अबुद्धिकृत, इसका मतलब कायिक अपराध दो प्रकार के हो गए, बुद्धिकृत अबुद्धिकृत। वाचिक भी फिर दो प्रकार के हो गए, बुद्धिकृत अबुद्धिकृत। मानसिक भी दो प्रकार के हो गए, बुद्धिकृत अबुद्धिकृत। और सांसर्गिक भी दो प्रकार के हुए, बुद्धिकृत और अबुद्धिकृत। मतलब ये चार हो गए, चार के दो दो प्रकार हो गए, फिर प्रत्येक के दो प्रकार, बुद्धिकृत और अबुद्धिकृत। यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फिर शुक्र फिर वर्गीकरण कर रहा है, क्या, बुद्धिकृत एवं अबुद्धिकृत में से प्रत्येक अपराध भी दो प्रकार का हो सकता है। अब जो बुद्धिकृत और अबुद्धिकृत है, अरे भाई, कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसर्गिक, इनके दो दो प्रकार हो गए, बुद्धिकृत और अबुद्धिकृत। अब जो बुद्धिकृत और अबुद्धिकृत है ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, कारित तथा अनुमोदित, कारित तथा अनुमोदित। तो कारित अपराध का अर्थ है स्वयं द्वारा किया गया अपराध अथवा अपनी ओर से पहल करके अन्य से करा गया अपराध, और अनुमोदित अपराध का अर्थ है ऐसा अपराध जिसमें अपनी अनुमति या सहमति नहीं। तो क्लियर हो गया। चलिए अब पुनः कारित एवं अनुमोदित अपराध में से प्रत्येक चार प्रकार का हो सकता है। अब जो ये कारित और अनुमोदित हैं ये भी प्रत्येक, मतलब जो कारित है वो भी चार प्रकार का, अनुमोदित है वो भी चार प्रकार का हो सकता है। जैसे सकृत्यकृत, मतलब एक बार किया गया अपराध, असकृत्यकृत, एक से अधिक बार किया गया अपराध, अभ्यासकृत, लगातार किया गया अपराध, स्वभावकृत, अपराधी स्वभाव के रूप में किया गया अपराध। ठीक है, तो ये जो है कारित और अनुमोदित हैं, इनके भी चार चार प्रकार बताए इन्होंने। नेक्स्ट, अब अंत में मूल बात ये आती है कि शुक्र के द्वारा जो अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, इससे जो मुख्य बातें उभर कर सामने आती हैं निष्कर्ष रूप में, उनको हमने यहाँ नोट कर दिया, जिससे कि आपके समझने में दिक्कत नहीं आई। तो नंबर 1 नोट करेंगे, शुक्र ने कुल 4 मूल अपराध बताए हैं। मैंने आपको पहले बताया था, कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक। तो ये मैंने नाम भी नोट कर दिए, कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, 4 मूल जो है इसके अपराध स्वीकारे इन्होंने। अच्छा, अब इनमें से प्रत्येक के 22 प्रकार बताएं, भेद बताएं, जो पीछे मैंने वर्गीकरण कर दिया है। और इस प्रकार 4 मूल अपराध तथा उनके उपभेदों की कुल संख्या कितनी होगी, 92 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 92। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब सभी प्रकार के अपराध इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं जो शुक्र ने वर्गीकरण किया है। इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे डायग्राम के माध्यम से। दूसरा है, कानूनी दृष्टि से आपराधिक अपराध का मूल्यांकन करने में ये वर्गीकरण सहायक है। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ कानूनी दृष्टि से आपराधिक अपराध का मूल्यांकन करने में ये वर्गीकरण बहुत सहायक है। मैं तो ये कहूँगा ये वर्गीकरण बड़ा आधुनिक वर्गीकरण है। आधुनिक समय में जितने भी अपराध हैं उन सभी अपराधों को इस वर्गीकरण में सम्मिलित किया जा सकता है। और इससे स्पष्ट होता है कि अपराध किस प्रकार, मतलब शरीर, वाणी, मन, संसर्ग के द्वारा किया गया है। अपराधी ने अपराध जानबूझकर किया अथवा अनजाने में, अपराध की प्रकृति क्या है और स्वयं अपराधी का पूर्व चरित्र क्या है, ये सारी बातें इससे स्पष्ट हो जाती है। तो ये एक बेहतर, एक सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण है अपराधों के बारे में। शुक्र का वर्गीकरण जो है वास्तव में सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण है। इसके आधार पर हम आधुनिक समय में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में बेटा यहाँ ध्यान देंगे, और जो ये वर्गीकरण इन्होंने किया है अपराध का, जो वर्गीकरण है शुक्र ने, इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि शुक्र ने अपराधी की विधिक स्थिति एवं दायित्व के मूल्यांकन को महत्व दिया है। क्या, अपराधी की विधिक स्थिति एवं दायित्व के मूल्यांकन को महत्व दिया है। और शुक्र का मत है, शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार में स्पष्ट रूप में कहा है
कि प्रत्येक अपराध की गुरुता एवं अल्पता, फिर से बोल रहा हूँ, प्रत्येक अपराध की गुरुता एवं अल्पता, प्रत्येक अपराध की गुरुता एवं अल्पता को जानकर ही अपराधी को उसके अपराध कर्म के लिए दंडित किया जाना चाहिए। ये जो है इसके अपराध से संबंधित वर्गीकरण हो गया, जिसको क्या बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब बेटा यहाँ मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे पीछे मैंने जो अपराधों का वर्गीकरण बताया है, उस वर्गीकरण को आप एक डायग्राम के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करेंगे? जैसे 1 2 3 और 4 है ना, 1 2 3 4। पहले तो इन चारों के आप नाम लिख लेंगे, जैसे कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक। ठीक है। अब इसमें से प्रत्येक के 2-2 हो गए ना, प्रत्येक के 2-2 हो गए, प्रत्येक के 2-2 हो गए, चारों के 2-2 हो गए। उसके बाद में फिर इनके जो है 2-2 हो जाते हैं, फिर इनके 4-4 हो जाते हैं, जो मैंने पीछे बताएं। तो इस तरीके से आप इसका एक डायग्राम अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और इस डायग्राम से आप शुक्र के जो अपराधों का वर्गीकरण है उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे श्रेष्ठ मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी राइटर की किताब का आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी बातें उसके अंतर्गत नहीं मिल पाएंगी। इसलिए मैंने विशेष प्रयास किया है कि शुक्र के जो अपराधों का वर्गीकरण है, उस अपराधों के वर्गीकरण को मैं बेहतर तरीके से आपको बता सकूं, और मैंने पूरा प्रयास भी किया है। तो मुझे आशा है आप शुक्र के अपराध संबंधी विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं अंत में इतना ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने जो पद और छल की बात की है, मतलब इसका ये होगा कि शुक्र ने अपने अपराध संबंधी विचारों को समझाने के लिए अपराध, पद और छल के रूप में इनको स्पष्ट किया है, और अपराधों का वर्गीकरण इसलिए किया है जिससे कि सभी प्रकार के अपराधों को इस वर्गीकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सके, और अपराधी को दंड देते समय, उसे दंडित करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। शुक्र वास्तविक रूप में अपराधों का वर्गीकरण करते समय इतनी गहराई में गए हैं कि अपराधी को वास्तव में उसका अपराध का दंड मिले ही मिले, और जो निरपराधी है उसको दंड नहीं मिले, इसके लिए उन्होंने विशेष प्रयास किया है। तो मुझे विश्वास है आप शुक्र के जो अपराध संबंधी विचार हैं उनको अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।